हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आपको याद है, हमारी सोशलॉजी की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है और इस आंसर राइटिंग सीरीज में हम वो सारे आईएमपी टॉपिक कवर कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है। और मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझा रहा हूँ। ठीक है कि आपको किस प्रकार अपने आंसर्स लिखना है, क्या कंटेंट लिखना है, क्या उसको आप किस प्रकार प्रेजेंट कर सकते हो और किस प्रकार आप अपने आंसर को एक परफेक्ट आंसर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से। और इस सीरीज का ये आज 30वां लेक्चर है। ठीक है, कौन सा 30 लेक्चर है। फिर क्या है, इसका आज का टॉपिक है औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष। बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आना तय ही है। ठीक है, चलिए। इससे पूर्व हमने कहाँ तक के कवर कर लिया है। इकाई 4, ठीक है, यानी यूनिट 4, औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट, इसके पश्चात क्या जनसंख्या, ये टॉपिक है, इस शीर्षक है इस यूनिट का। अब इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है, भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, कि किस प्रकार औद्योगिकरण हुआ, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हूँ आपको, किस प्रकार भारत में उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है, और उद्योगों के विकास के साथ परिवार में क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा, स्तरीकरण में क्या प्रभाव पड़ा, इसको हमने देख लिया है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष। ठीक है, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। ठीक, चलिए। उससे पूर्व हम देख लेते हैं कि हमारे आंसर राइटिंग का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि आपको बताया ही गया है कि सबसे पहले पेपर कंप्लीट। ठीक, सबसे पहली चीज होती है किसी भी पेपर को आप जब लिख रहे हैं तो आपका पहली प्रायोरिटी होती है कि आप पेपर कंप्लीट करें। देन कंटेंट हो आपके पास, और उसी कंटेंट को क्या करना है, आपको प्रेजेंट करना है। और उसी कंटेंट को प्रेजेंट करते समय आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात बताता हूँ, किस प्रकार आप इनोवेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई डेटा लिखना है, आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में बता दीजिए कि अभी भारत की जीडीपी इतनी है और आने वाले वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो ये आप इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पाई चार्ट बना सकते हैं कि प्रथम प्राथमिक सेक्टर का कितना योगदान है, 15 से 16% है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, 55%, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र का 27% है, इस प्रकार। और तृतीय क्षेत्र का 55%। आप इस प्रकार क्या है, पाई चार्ट, ग्राफ, ठीक है, फ्लो चार्ट, इन सब के माध्यम से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं। है ना। और निष्कर्ष इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंसर को आपको इनोवेटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनाने के लिए कंक्लूजन सबसे बेस्ट वे है। ठीक है। और इंट्रो आपका बताता है यहाँ पे क्या कि आप क्या सोच रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसे ही मैंने पूछा औद्योगिकरण के कारण क्या है, तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्री बताना पड़ेगा कि उद्योग है क्या, फिर उसके कारण क्यों है, औद्योगिकरण के कारण क्या थे, कि हमारे यहाँ अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 चल रहा है, इसके कारण क्या है, क्योंकि हमारा एआई में सबसे ज्यादा आर एन डी हुआ है, रोबोट में आर एन डी हुआ है, सूचना संचार तकनीक में आर एन डी हुआ है, नवीन साधनों का विकास हुआ है, नई मांग जनरेट हुई है, क्योंकि अभी तो हमारा जो जेन जी जनरेशन है उसकी मांग क्या है, किस फूड को वो पसंद कर रहा है, किस प्रकार के कपड़े पसंद कर रहा है, किस प्रकार के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये कारण होते हैं किसके, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो इस प्रकार अपने आप अपने आंसर क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं। और प्रेजेंट का अर्थ होता है कि आप सबसे पहले प्रस्तावना लिखे, ठीक है, मतलब इंट्रो लिखे, और इंट्रोडक्शन के बाद जो भी मेन बॉडी होती है क्वेश्चन की, आप उसको फ्रेमिंग कर लें। ठीक है, जैसे रीजन पूछा है तो सिंपल था, आपको ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, अब वो पूछा प्रकार पूछा तो आप पहले एक सिनॉप्सिस फॉर्म में बताएंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, हाँ ये टाइप का प्रकार है, फिर आप उसको एलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और फिर अंत में आता है कि आपका निष्कर्ष मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार करना है। जब ये सब चीज आपकी फुलफिल हो जा रही है कि आपका पेपर कंप्लीट हो जा रहा है, कंटेंट भी है आपके पास, प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, इनोवेशन भी कर लिए हैं आपने, लेकिन आपकी राइटिंग क्या है, खराब है, तो फिर आपको किस पे जाना है, आपको आपकी राइटिंग को सुधार करना है। और राइटिंग किस प्रकार सुधार करना है, आप अभी से लाइन वाली कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वैसे तो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। और आप प्रयास करिए कि आप सीधे वर्ड्स बनाएं। ठीक है, सीधे तिरछे नहीं बनाना है। और आप अभी से जीरो रहेगा, यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो
जीरो रेखा मतलब कि ये लाइन को आप ना खींचे, पूरे वर्ड में ये लाइन ना खींचे, लास्ट के वर्ड में खींच लें या सेकंड लास्ट वर्ड से खींच सकते हो। इंग्लिश मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको सिरो रेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपना बिना सिरो रेखा के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बस इंग्लिश मीडियम में दिक्कत ये जाती है कि आप सब परफेक्ट लिखने के चक्कर में जो आ रहा है उसे भी नहीं लिख पाते, ये मैंने देखा है। ठीक है, चलिए आज तो ये बहुत सारा हो गया। ठीक है, मेरी आशा ये है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 21 अक्टूबर से जो मेंस होने वाला है, उसमें आप अपना पूरा 100% देंगे। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक, औद्योगिक समाज में, ठीक है, मतलब औद्योगिक समाज में वर्ग की मार्क्सवादी अवधारणा को समझाना है। ठीक है, सबसे पहले मार्क्सवाद ने ही मतलब कार्ल मार्क्स ने ही सबसे पहले इंडस्ट्री जो सोसाइटी होती है उसके बारे में उन्होंने क्लास का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार एक क्लास का निर्माण किससे होता है, औद्योगिक समाज से होता है। तो उन्होंने क्या बोला, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ग होता क्या है। एक क्लास, क्लास होता क्या है सॉरी, क्लास क्या है, क्लास सब विभिन्न व्यक्तियों की, ठीक है, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होंगे और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, इससे सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है कि वो किस क्लास का है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक हमारा जनरल है, आपको डेफिनेट मतलब एग्जाम्पल बता रहा, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ओबीसी मतलब ऐसे लोग जो एस टी एस सी में नहीं है। ठीक है, ऐसी जनजातियां या ऐसी जातियां जो एस टी एस सी में नहीं अधिसूचित किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास। उसी प्रकार समाज में जो आर्थिक व सामाजिक स्थिति के आधार पर जो सोसाइटी या समुदाय का निर्धारण होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। और यह इसका जो निर्धारण होता है वो किससे होता है, एक समान जीवन शैली। एक समान जीवन शैली का मतलब मान लीजिए ABCD चार लोग हैं। अब चार लोगों में ए के पास 100 रुपए है, बी के पास भी 100 रुपीज है, लेकिन सी के पास कितने हैं, वो मध्यम वर्ग का है। ठीक है, ये उच्च वर्ग का है, मतलब इसकी आय 50 है, इसकी आय 50 है। ये दोनों, इनकी जीवन शैली एक जैसी हो जाएगी तो एक समान हो जाएगा, लेकिन इनकी जीवन शैली भी अलग अलग है, लेकिन इन दोनों से क्या है, भिन्न है। तो क्या बोल सकते हैं आप, एक समान जीवन शैली जो इनकी आय के द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा, आय के द्वारा, आय और उनके कार्य के द्वारा निर्धारित होती है। इसके पश्चात इसमें लिख लीजिए आर्य, आय मतलब इनकम, फिर श्रेणी, ठीक, और श्रेणी के पश्चात शैक्षणिक योग्यता। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, क्लियर। ये एक जनरल डेफिनेशन है। इसके पश्चात कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन में बताऊं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बोला वर्ग की डेफिनेशन कि किसी व्यक्ति का वर्ग, किसी व्यक्ति का वर्ग उत्पादन के साधनों के साथ उसके संबंध से निर्धारित होता है। उत्पादन के साधनों के साथ उसके संबंध से निर्धारित होता है, यानी कि ये बोलूं कि एक व्यक्ति जो कुछ जनरेट मतलब जो कुछ भी उत्पादन कर रहा है, यहाँ वो कृषक वर्ग हो या फिर किसी इंडस्ट्री को डेवलप करके उसने वहां पर उत्पादन करना शुरू हुआ हो, उसी पर उसका जो संबंध रिलेशन जो स्थापित होगा उसी को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। उत्पादन के साधनों के साथ उसके संबंध से निर्धारित होता है कि वह किस प्रकार अपना उत्पादन कर रहा है। ठीक है, किस प्रकार वह प्रोडक्टिव है। ठीक है, इसको कहा है कार्ल मार्क्स ने। और यह एक भौतिकवादी स्थिति को दर्शाता है। किसको, भौतिकवादी स्थिति को दर्शाता है जो उनकी शिक्षा, स्थिति और आय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, आय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये किसने बताया था, कार्ल मार्क्स ने बताया था। अब उन्होंने क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने जो अपनी वर्ग की डेफिनेशन दी थी उसमें वर्ग की तीन विशेषता बताई। अब यहाँ लिख दीजिएगा आप, वर्ग की तीन विशेषता। कौन कौन सी विशेषता है, सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या, एक समूह आधारित होता है। क्या होता है, समूह आधारित। आपको मैं समझा दे रहा हूँ, पहले फ्लो चार्ट बता दूं। ठीक है, समूह आधारित, इसके पश्चात क्या, उत्पादन के साधन होंगे उनके पास। ठीक है, जब उत्पादन के साधन होंगे तो उनके पास क्या होगा, उनके साथ में होगा संघर्ष, स्ट्रगल होगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की विशेषता बताई है किसने, कार्ल मार्क्स ने। अब देखते हैं समूह आधारित। ठीक है, समूह आधारित यानी कि व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक है, समाज में व्यक्तियों का समूह होता है जो उत्पादन के साधनों पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। और इनकी जीवन शैली कैसी होती है, एक समान जीवन शैली होगी। कैसी होगी, एक समान
जीवन शैली होगी। ठीक है, और उत्पादनों के साधनों के नियंत्रण या स्वामित्व के संबंध के रूप में देखा जाता है कि उनके पास जो उत्पादन के साधन है उसमें उनका कितना स्वामित्व, ठीक है, कितना वो उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, और एक ही समाज के वो क्या हो, सदस्य हो। ठीक है, एक ही समाज के, जैसे होता है ना कि आपने व्यापारी वर्ग का अलग समाज देखा है, वकील वर्ग वर्ग का अलग समाज देखा है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, कार्य के आधार पर उनके वर्ग का विभाजन, कार्य विभाजन कहते हैं उसे। ठीक है, या फिर वर्ग विभाजन बोलते हैं। ठीक, क्लियर। और प्राचीन समय में जब भारत का जो समाज व्यवस्था थी वो भी वर्ण आधारित थी। वर्ण यानी कि व्यवसाय के आधार पर निर्धारण होता था किसका, समाज का। लेकिन जैसे जैसे जब कर्मकांड हमारे ऊपर हावी होते गए तो हमने उस वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, जब भी जाति की बात आएगी तो हम उसमें पढ़ेंगे आराम से। क्लियर, तो ये हो गया क्या, समूह आधारित की एक ही समाज के लोग जो एक ही व्यवसाय से जुड़े होते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है क्या, समूह आधारित वर्ग। इसके पश्चात क्या, उत्पादन के साधन। अब उत्पादन के साधन, मार्क्स के अनुसार वर्ग का उदय व्यक्तियों के उत्पादन के साधनों की नियंत्रण या उनमें स्वामित्व के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उन्होंने माना, ठीक है, किसने माना, मार्क्स ने माना कि केवल उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण या धन का आधार एक वर्ग का निर्धारण करता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह यदि किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक धन है तो उसे पूंजीवादी समाज में क्या माना जाता है, पूंजीपति वर्ग। और जिसके पास कम धन होता है उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और जब पूंजीवादी और सर्वहारा के बीच में संघर्ष होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, वर्ग संघर्ष कहा जाता है। ये हो गई क्या, इसकी तीनों विशेषता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। उत्पादन के साधन यानी कि मालिक, ठीक, जो कंपनी का ओनर है या इंडस्ट्री का ओनर है, और जो उस पर काम करने वाले लोग हैं उसे क्या कहा है इसने, दास कहा है, श्रमिक कहा है। ठीक, जब इन इक्वेलिटी हो जाती है समाज में तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, किस प्रकार वर्ग संघर्ष होता है। ठीक, क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आप इसको सिंपल तरीके से लिखने का और समझने का प्रयास करेंगे और बढ़िया सा आपको कंक्लूजन लिखना है। लेकिन इसको किसके संदर्भ में लिखना है, आपको भारतीय समाज के संदर्भ में लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, इस प्रकार जो वर्ग है भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान था। ठीक है, जो एक समाज की उन्नत अवस्था को प्रदर्शित करता था। ठीक है, और आज भी हम आधुनिक युग में वर्ग की उपस्थिति को देख रहे हैं जो उनके व्यवसाय के द्वारा निर्धारित होती है। ये हो जाएगा क्या, आपका कंक्लूजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के वर्ग होते हैं। ठीक है, तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को परिभाषित किया है किसके रूप में, एक वेतनभोगी दिहाड़ी के रूप में। ठीक है, और दूसरा क्या है, संपत्ति का निजी स्वामित्व। तो उन्होंने क्या बोला, पूंजीवाद के उद्भव का मूल अधिक आधार क्या है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्भव का मूल आधार क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, उत्पादन के साधन, इसके उत्पादन के साधन, इसके पश्चात क्या है, उत्पादन के साधन पे मालिक, और जीवन निर्वाह के लिए श्रम शक्ति। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए श्रम शक्ति को बेचने वाला स्वतंत्र मजदूर, इनसे ही किसकी उत्पत्ति होती है, इन दोनों के मिलन से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को, ठीक है, उत्पादन के साधनों को उन्होंने क्या बोला, उत्पादन के साधनों के जो निजी स्वामित्व को घर जैसी निजी संपत्ति में विभेदित किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि वो व्यक्ति की पर्टिकुलर संपत्ति है, यानी कि जिस प्रकार घर होता है उसी प्रकार उसकी क्या है, इंडस्ट्री है। ठीक है, और इस आधार पर उन्होंने कितने वर्गों में बांटा, दो वर्गों में बांटा समाज। कितने वर्गों में, दो वर्गों में बांटा। सबसे पहला कौन सा वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, बुर्जुआ वर्ग, इस या फिर इसको आप लिख सकते हैं कौन सा वर्ग, पूंजीपति वर्ग। ठीक है, पूंजीपति वर्ग। और दूसरा वर्ग उन्होंने क्या बताया, दूसरा वर्ग बताया सर्वहारा वर्ग। ठीक है, सर्वहारा वर्ग बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, आप जरूर एक बार समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी फिर बार बार समझने में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग है क्या, ठीक है, जिसके पास पूंजी होती है। ठीक है, फिर पूंजी का ये मालिक होता है। ठीक है, जिसके कारण उत्पादन के साधन पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है, किसका,
बुर्जुआ वर्ग का। ठीक है, इस स्वामित्व के कारण उनमें श्रम को खरीदने और उनके शोषण करने की क्या होती है, शक्ति होती है। वह किसी की भी श्रम को खरीद सकते हैं एवं उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। कौन, बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, और ये अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए, ये अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए और लाभ कमाने के लिए श्रम शक्ति को क्या करते हैं, नियोजित करते हैं। ठीक है, अब उनके पास पूंजी है, मान लीजिए 100 रुपए है। अब उन्हें इसी 100 रुपए से कितना, अब इसमें वो लोग लागत लगाएंगे। ठीक है, इसको निवेश करेंगे और इसी 100 रुपए से वो 1000 रुपए बनाएंगे। ठीक है, किसके माध्यम से, उसमें श्रम लगाएंगे। ठीक है, और किसी फर्म में निवेश करेंगे तो उनके पास कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, यानी कि लाभ कमाने की दृष्टि से अपना निवेश करते हैं। ठीक है, और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नियंत्रण करते हैं और जो उनके नीचे जो व्यक्ति रहते हैं उनका श्रम खरीदते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये किसने बोला, कार्ल मार्क्स ने बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अपनी पूंजी का विस्तार करते हैं। अब पूंजी के अंतर्गत बुर्जुआ वर्ग दमनकारी वर्ग होता है। कैसा, दमनकारी, यानी कि अपने नीचे जो व्यक्ति आते हैं उनकी उनका शोषण करता है, उनको श्रम खरीदता है, इस प्रकार उनको क्या करता है, दमन करता है। जैसा कि, ठीक है, और इनके पास क्या होती है, सत्ता भी होती है और धन भी होती है। किनके पास, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बुर्जुआ वर्ग के पास। ठीक है, क्लियर, ये हो जाएगा कौन सा, बुर्जुआ वर्ग। ठीक, इसके पश्चात दूसरा वर्ग क्या है, यहाँ पे बताया सर्वहारा वर्ग, यानी कि यह शोषित वर्ग है। किसने बोला है ये, कार्ल मार्क्स ने बोला क्या, शोषित वर्ग जो मजदूर होते हैं उनको कहा है इन्होंने सर्वहारा वर्ग। ठीक है, और उत्पादन की प्रक्रिया में उनके पास श्रम के अलावा कुछ नहीं होता है। उत्पादन के साधनों में इनके पास केवल श्रम होता है। ये उत्पादन के साधनों पर ना ही नियंत्रण स्थापित कर सकते और ना ही उसके क्या होते हैं, ये मालिक होते हैं। ये केवल एक दास के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जिनका श्रम खरीद लिया जाता है, किसके द्वारा, बुर्जुआ वर्ग के द्वारा। ठीक है, उनका एकमात्र वैध संसाधन क्या होता है, उनका दिमाग। क्या होता है, उनका दिमाग। दिमाग ही उनका क्या है, या माइंड उनका क्या है, एक रिसोर्स होता है जो उनके, ठीक है, हाथ शरीर के साथ काम करने की उनकी दक्षता, ये क्या है, उनका एक संसाधन है। उनके पास किसी प्रकार का संसाधन नहीं है। देखिए, इनके पास तो पैसा है, इनके पास भूमि है। ठीक है, इस प्रकार के इनके पास संसाधन, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग होते हैं भूमिहीन होते हैं। इनके पास ऐसे संसाधन होते हैं जो अमूर्त होते हैं, जैसा कि उनका दिमाग, उनके हाथ, ठीक है, और उनके काम करने की दक्षता या क्षमता। उनके पास कोई संपत्ति नहीं होती और ये जीविका उपार्जन के लिए रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब वे एक किसके लिए काम करते हैं, पूंजीपति वर्ग के लिए काम करते हैं। किसके लिए, पूंजीपति वर्ग के लिए काम करते हैं। इस प्रकार क्या है, दो प्रकार के क्या बताए गए हैं, वर्ग बताए गए हैं, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। तो कौन कौन से वर्ग बताए गए हैं एक बार यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बताइए। बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, और दूसरा कौन सा, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे आप क्या, मालिक। यहाँ लिख लेंगे आप क्या, श्रमिक। ठीक है, उत्पादन के साधन पर नियंत्रण, उत्पादन के साधन पर नियंत्रण, नियंत्रण का अभाव। ठीक है, नियंत्रण का अभाव, पूंजी की मतलब पूंजी की प्रधानता, पूंजी की अप्रधानता। ठीक है, निवेश कार्य से पूंजी का विस्तार करते हैं, ये केवल पूंजी कमाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है, वर्ग के प्रकार है, दो वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। और बढ़िया से आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समझाना है। बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो कार्ल मार्क्स ने जैसा कि बताया था कि वर्ग संघर्ष, उन्होंने एक किताब है, उनकी किताब का नाम क्या है, दास कैपिटल। दास कैपिटल और क्या, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस किताब में उन्होंने अपने वर्ग संघर्ष, तो आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपनी किताब दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किया था। और मार्क्स का विचार था कि मनुष्य यद्यपि एक सामाजिक प्राणी है, किंतु वह एक वर्ग का भी प्राणी है। उसने क्या बोला, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। कौन सा प्राणी है,
सामाजिक प्राणी है, लेकिन वह एक वर्ग का भी प्राणी है। किसका? वर्ग का भी, कि या तो वह सर्वहारा वर्ग होगा या फिर बुर्जुआ वर्ग होगा। ठीक है। और कार्ल मार्क्स का विचार था कि यदि ऐतिहासिक आधार पर समाज का विश्लेषण किया जाता है तो समाज सदैव दो वर्गों में विभक्त रहा है। प्रारंभ में समाज स्त्री और पुरुष वर्ग में विभाजित था, लेकिन उसके उपरांत समाज के कुछ वर्गों ने प्रकृति पर, किस पर? प्रकृति के संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और कुछ वर्ग उससे वंचित रह गए। इसी के आधार पर समाज कितने भागों में विभाजित हो गया? दो वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। वो कौन कौन से वर्ग थे? एक सर्वहारा वर्ग, एक ऊर्ध्वा वर्ग। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले समाज में दो वर्ग थे, एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन जैसे जैसे जिन लोगों ने प्रकृति के उपलब्ध संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित किया तो समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, सर्वहारा वर्ग और दूसरा कौन सा? बुर्जुआ वर्ग। ठीक है। और मार्क्स का मानना था कि समय व परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ नए नए वर्गों का उदय होता रहा। इनके अनुसार वर्ग का निर्माण कैसे होता है? वर्ग का निर्माण भौतिक विभाजन, इसके भौतिक विभाजन के आधार पर होता है, यानी कि उत्पादन की प्रणाली आधार पर विकसित होते हैं। और वस्तुओं के वितरण का अंतर्भेदी क्या कहलाता है? वर्ग भेद कहलाते हैं। वस्तुओं का वितरण, मान लीजिए एक समाज है, समाज में ए और बी लोग हैं। ए के पास पूरे संसाधन है जीवन यापन करने के लिए, बी के पास कोई संसाधन नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला? ये एक विभाजन की रेखा हो गई कि इनके पास क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ है, लेकिन इनके पास वो भी नहीं है। तो इनकी विभाजन की रेखा क्या हो जाएगी? ये वाली, जो इनके आय का अंतर होगा। यही क्या कहलाएगा? वर्ग विभाजन कहलाएगा। ठीक है। अब इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि जो सबसे पहले वर्ग संघर्ष का अर्थ क्या होता है। ठीक है। वर्ग संघर्ष का अर्थ बताया इन्होंने। तो देख लीजिए वर्ग संघर्ष का अर्थ, यानी कि ठीक है, वर्ग संकर यानी प्रत्येक वस्तु का विकास उस वस्तु में निहित होता है। किसी भी वस्तु का यदि आपको विकास करना है तो वो उसमें निहित होगा। ठीक है। जिसमें परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। ये दोनों वर्ग कौन सा? ये दोनों वर्ग अपने हित के लिए, अपने किसके लिए? हित के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। दोनों वर्ग, मान लीजिए ए वर्ग है, इसके पास खूब पैसा है, बी वर्ग इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन ए के पास 100 रुपए है, तो वो इस 100 रुपए को 1000 रुपए बनाने का प्रयास करेगा। और इसके पास कोई भी पैसा नहीं, तो वो अपने पास 100 रुपए लाने की कोशिश करेगा। इसके माध्यम से, श्रम के माध्यम से, क्योंकि इसके पास तो श्रम है और उसकी श्रम की क्षमता है, तो किस प्रकार अपने कार्यों को करता है। लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास पहले से ही पूंजी है, और इसी पूंजी का वो विस्तार करने के लिए क्या करता है? कार्य करता है। और कार्य करने के लिए वो श्रम खरीदता है, शोषण करता है। ठीक है। ऐसा किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने बोला। ठीक है। और उसी के परिणाम स्वरूप समाज का विकास होता है। इन दोनों के परस्पर संघर्ष के कारण ही समाज का विकास होता है। और कार्ल मार्क्स ने क्या लिखे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वह समाज में रहते रहते कब वो वर्ग प्राणी में कन्वर्ट हो जाता है इसका पता नहीं चल पाता है। जो स्थितियों से और परिस्थिति से संघर्ष करता है वो समाज में आगे बढ़ जाता है, जो इसी को अपनी हीन दृष्टि से देखता है वो समाज में निम्न पंक्ति में चला जाता है। ठीक है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है। वर्ग का जन्म उत्पादन के नवीन साधनों के अंतर से होता है। ठीक है। जैसे ही भौतिक उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होते जाता है, वैसे वैसे वर्ग का उद्भव होता है। ठीक है। मान लीजिए अभी तक के जो उत्पादन था वो किसके माध्यम से होता था? मानव श्रम के माध्यम से। अब एक इंडस्ट्री ने मानव श्रम का उपयोग किया, और दूसरी इंडस्ट्री, बी इंडस्ट्री ने क्या किया? उसने मानव श्रम को रिप्लेस कर दिया, किसके माध्यम से? मशीनों के माध्यम से। तो बताइए, ए वाला सर्वाधिक उत्पादन करेगा, बी वाला सर्वाधिक उत्पादन करेगा? यदि हम लोग देखें उत्पादन की दृष्टि से बी वाला अधिक उत्पादन करेगा, क्योंकि मशीनों के माध्यम से अधिक उत्पादन कम समय में किया जाता है, किया जा सकता है और हो ही रहा है। लेकिन जो बी के पास जो मानव श्रम है वह अधिक समय में भी अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है, क्योंकि मशीन क्या तीव्र गति से काम करती है। ठीक है। उनमें आराम करने जैसा कोई बात नहीं होती, और यहाँ पे आराम जैसे साधन होते, नींद, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि किस प्रकार उत्पादन के साधन ही सब कुछ क्या कर रहे हैं? नियंत्रित कर रहा है। इस प्रकार क्या है? वर्ग संघर्ष का ये
का उत्पन्न होती है, एक स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, किस प्रकार वर्ग संघर्ष होता है। इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे जो किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं अपने से नहीं बता रहा, ये दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है किस प्रकार वर्ग संघर्ष काम करता है। इसके पश्चात क्या, वर्ग संघर्ष का प्रारंभ होना। ठीक है, सबसे पहले हमने देखे क्या वर्ग संघर्ष है क्या। अब वो प्रारंभ कैसा होता है, स्टार्टिंग कैसी होती है उसकी, और उसका स्वरूप क्या होता है। ठीक है, ये देखेंगे दूसरा पॉइंट पे। देखिए, आज तक प्रत्येक समाज शोषक तथा शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा है। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग मार्क्सवाद तथा एंजिल ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। ठीक है, एंजिल भी क्या है, अर्थशास्त्री है। ठीक है, एंजल टैक्स पढ़ा होगा ना आपने, उसी से एंजिल आया है। ठीक है, जिस वर्ग के हाथ में, मतलब जिस वर्गों के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं, वह शोषक तथा शासक बनकर श्रमिक वर्ग के क्या करता है। देखिए, जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन होंगे, ठीक है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा, तो वह जो श्रमिक है उस पर क्या करेगा, नियंत्रण स्थापित करेगा। क्या करेगा, नियंत्रण स्थापित करेगा, और श्रमिक को क्या बनाएगा, वो निर्धर बना देता है, निर्धन यानी कि गरीब बना देता है। और दोनों वर्ग के हितों में क्या होने लगते हैं, टकराव होने लगते हैं। ठीक है, दोनों वर्गों के हितों में क्या होने लगते हैं, टकराव होने लगते हैं, और एक दूसरे के प्रति क्या उत्पन्न होगी, घृणा और शत्रुता उत्पन्न होती है। किसके बीच, ए और बी के बीच। ए मालिक है और बी क्या है, श्रमिक है। ठीक है, ए और अधिक अमीर होते जा रहा है, और बी क्या होते जा रहा है, और अधिक निर्धन होते जा रहा है। तो भारत में कितने 10% व्यक्तियों के पास देश की 80% संपत्ति है। जब आप राज्यसभा का मैंने अभी सुना था स्पीच। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता थे राज्यसभा के, उन्होंने बताया था कि 10% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहे थे, हाँ, ए और बी में क्या परस्पर विरोधाभास होगा, और उनमें एक दूसरे के प्रति घृणा और शत्रुता की भावना का विकास होगा। शोषित वर्ग अपना एक संगठन बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, शोषित वर्ग अपने संगठन बनाकर शक्ति केंद्रित करता है कि वो ऐसे बी वाले ऐसे 1000 लोगों को ढूंढेगा और एक क्या बनाएगा, संगठन बनाएगा। और दूसरी ओर जो शासक वर्ग होता है, सत्ता के प्रयोग से इस शक्ति का क्या करता है, दमन करता है। इसका दमन करता है, इस शक्ति का क्या करता है, दमन करता है। ठीक है, देखिए, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि देखिए सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं फिट होते हैं। ठीक है, आप बस ऐसे ही लिखिएगा ए और बी, इस प्रकार लिखेंगे तो आपका आंसर भी ये नहीं दिखाएगा कि आप किसी सरकार के विरोध में हैं। ठीक है, देखो, तो क्या होता है कि बी वर्ग क्या बनाएगा, शक्ति बनाएगा, संगठन के माध्यम से शक्ति सृजित करेगा। और ए वर्ग क्या है, पूंजी का उपयोग करके उस शक्ति को क्या करेगा, दमन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो मानव समाज के प्रारंभिक काल में मालिकों और दास में संघर्ष हुआ, फलतः दास प्रथा का क्या हुआ, अंत हुआ। ठीक है, मालिक और ए और बीच के क्या हुआ, संघर्ष उत्पन्न हुआ। जब ए और बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ तो यहाँ कोई मालिक और यहाँ कोई दास नहीं रहेगा। इस प्रकार क्या है, दास प्रथा का क्या हुआ, अंत हुआ। ठीक है, अरस्तु मानते हैं ना कि दास प्रथा अच्छी है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, कोई कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत दास नहीं रह सकता है। वह अपने कार्यों और अपनी क्षमताओं को उपयोग करके, सटीक दिशा में उपयोग करके, बस दास वर्ग से किस में आ सकता है, दार्शनिक वर्ग में आ सकता है। ठीक है, अरस्तु ने बोला था ये। ठीक, तो सामंतवादी युग के विरोध में, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने इसी में बोला कि सामंतवादी युग के विरोध में चरम सीमा सामंतों और भूमिहीन किसानों के हिंसात्मक रूप से एक संघर्ष हुआ। उन्होंने क्या बोला कि देखिए, सामंतवादी प्रथा में सामंत लोग क्या थे, इनके पास खूब सारी जमीन थी, और ये लोग भूमिहीनों से क्या करवाते थे, कृषि कार्य करवाते थे। भूमिहीन किसानों से कृषि कार्य करवाते थे, और इन दोनों के बीच में क्या घृणा और शत्रुता उत्पन्न हुई, और दोनों में क्या उत्पन्न हो गया, संघर्ष उत्पन्न हुआ। ठीक है, और ये संघर्ष कौन सा होता है, हिंसात्मक संघर्ष होता है। कार्ल मार्क्स ने बोला हिंसात्मक संघर्ष। क्लियर। अब इसके पश्चात आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, आधुनिक वर्ग संघर्ष। आधुनिक वर्ग संघर्ष ये क्या है, वैचारिक संघर्ष की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात के साधनों के विकास के कारण, इस कारण औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण मतलब कि
अर्बनाइजेशन और यातायात के संसाधन, यानी कि जो आपकी यातायात होते हैं उनके संसाधनों के विकास के कारण पूंजीवादी व्यवस्था का क्या हुई, पूंजीवादी व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। और पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन और एकाधिकार क्या होती, प्रवृत्तियां विकसित होती, किसके उत्पादन के साधन पर, किसके बड़े पैमाने पर, उस पर एकाधिकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अतः मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जिसके द्वारा, तो मार्क्स ने क्या बोला, पूंजी तो आपके पास संपत्ति है, वह धन है जिसके द्वारा श्रमिक के श्रम को कम मूल्य में खरीद कर अतिरिक्त मूल्य बना लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपने उसे निवेश कर दिया और आपका ये 1000 रुपये बन गया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूंजी का विस्तार और पूंजी का सृजन हो जाएगा। तो पूंजीपति वर्ग राज्य सत्ता के द्वारा, राज्य जो स्टेट के द्वारा जो पावर मिलती है, ठीक है, स्टेट के द्वारा जो पावर मिलती है उससे वह सर्वहारा वर्ग को क्या कर देता है, कुचल देता है, यानी कि जो श्रमिक वर्ग होते हैं उसको कुचलने का कार्य करता है। ठीक है, तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज व्यवस्था में स्वार्थ का बोलबाला होता है और पैसा ही सब कुछ होता है। क्या होता है यहाँ पे, पैसे, जिसके पास पैसा है वही क्या है, ऐसा है, मतलब ऐश है उसकी। ठीक है, कोई व्यक्ति का मूल्य नहीं होता है यहाँ पे। धर्म, राजनीति, राष्ट्रीय विकास का नाम लेकर सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है, किसका नाम लेकर के, धर्म, ठीक है, और राजनीति और किसका, राष्ट्रीय विकास के नाम लेकर के क्या किया जाता है, यहाँ पे सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। ठीक है, किसका, सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। जो बताया ना आपको, 10% लोगों के पास 80% संपत्ति है, ये वही संघर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और मजदूरों का खून चूसने के लिए, वह क्या, मजदूरों का खून चूसने के लिए पूंजी का एक दानवी होकर क्रांतिकारी रूप ले लेता है वो। ठीक है, जब यह संकट पता चल जाता है किनको, जो सर्वहारा वर्ग है, कि उनका शोषण हो रहा है, तो वह इसी चीज को खत्म करने के लिए किसका, हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं और बुर्जुआ वर्ग के ऊपर क्या कर देते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक है, सर्वहारा वर्ग मजबूरी में क्रांतिकारी वर्ग का संकल्प लेता है, किसका, क्रांतिकारी का, क्योंकि आपने सुना होगा ना, फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति है ना, आपने पढ़ा होगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी 2019 के सिलेबस में। यदि आपको थोड़ा बहुत भी याद नहीं है तो आप हिस्ट्री में देख लीजिएगा, आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट में जो हिस्ट्री दी हुई है उसमें लास्ट में आपको वर्ल्ड इतिहास थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं ताकि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, इसलिए लूसेंट पढ़ना बहुत अनिवार्य है ना, लूसेंट के बिना आपका पेपर नहीं निकल सकता है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए, इसके पश्चात क्या है कि वह क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष का सहारा लेता है और एक महामारी के रूप में समाज में विस्फोट होता है। और देखिए, इसके कारण चारों ओर भुखमरी, निर्धनता, बेरोजगारी का उत्पन्न होती है। ठीक है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक, और सर्वहारा वर्ग किसमें उतर जाता है, हिंसा में उतर जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि आधुनिक वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और पूंजीवादी व्यवस्था का विकास सर्वहारा वर्ग को निश्चय ही एक दिन क्या कर देता है, पराजित कर देता है। इसको, सर्वहारा वर्ग को निश्चय ही एक दिन शक्ति के रूप में संगठित कर देगा वो। इसको, तो समाज के जो निम्न पंक्ति के लोग हैं, यदि मान लीजिए उन्हें उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, हिंसात्मक साधनों का उपयोग करेंगे और जिनके पास अधिक संपत्ति है उसके ऊपर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये आधुनिक वर्ग संघर्ष। चौथा लिख लीजिए यहाँ पे, चौथा जो पॉइंट होगा, देखिए, रिसोर्स में आपको बता रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड की किताब है ये। ठीक है, और दर्पण पब्लिकेशन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है दर्पण पब्लिकेशन की, आप एक बार ले लीजिए, बहुत ही अच्छा दिया है सर में इन किताबों में। ठीक है, हालांकि कंपाइलेशन है, आप आराम से इससे अपना मेंस के सारे सिनॉप्सिस और सारे टॉपिक को आराम से कवर कर सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये किताब। ठीक है, चलिए, चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पे, सर्वहारा का अधिनायकवाद, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें। इसमें क्या होता है, सर्वहारा का अधिनायकवाद वर्ग संघर्ष का अंतिम चरण है। सर्वहारा वर्ग सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता पर अपना अधिकार बना लेता है और इसके बाद सरकारी मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी होती है, मशीनरी वो किसके अधीन काम करती है, सर्वहारा वर्ग के अधीन काम करती है। जब उन्होंने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, बुर्जुआ वर्ग के ऊपर, तो उनकी सत्ता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और सत्ता पे काबिज कौन हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए एक बार फ्रांस की क्रांति, आपको
बहुत ही अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ ये आसानी से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा जब मैं आपको बताऊं, मतलब जब आप वो चीज पढ़ेंगे तो। ठीक है। और सर्वहारा वर्ग सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है, और जो सारी सरकारी गतिविधियां होती है उस पर सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और इस प्रकार मार्क्स ने क्या बोला कि जो वर्ग संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक समाज वर्ग में विभाजित है। ठीक है, किसमें विभाजित है? वर्ग में विभाजित है, तब तक के वर्ग संघर्ष चलता रहेगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद एक ऐसे समाज की प्रक्रिया प्रारंभ होगी जिसमें ना तो कोई वर्ग होगा और ना ही किसी प्रकार के वर्ग हित होंगे। सभी लोगों के हित एक समान होंगे। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की मेहनत पर जीवित नहीं रहेगा, अतः वर्ग की रक्षा के लिए राज्य नहीं रहेगा और यह स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने बोला। ठीक है। अब देखो, ये तो उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हुआ, लेकिन कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, अब आपको कंक्लूड कर देना, यहाँ पे बढ़िया सा कंक्लूड लिखेंगे। इस प्रकार कोई भी प्रगतिशील समाज में सामाजिक समता स्थापित करने के लिए सॉरी, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया किसने? कार्ल मार्क्स ने, जो समाज में समता मूलक समाज को बनाने में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उत्पादनों के साधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात निर्धारित होता है। ठीक है। आपको इसी फ्लुएंट वे में आपको लिखना है अपने आंसर। ठीक है। चलिए, क्लियर। अब ये हो गया कि आपका आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब इसकी आलोचना करते हैं। वर्ग संघर्ष की आलोचना। सबसे पहले शोषण पर बल देता है, ये किस पे? शोषण पर बल। आपसे पूछ सकते हैं कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, शोषण पर बल देता है। देखिए, ये क्या होता है कि मनुष्य का मनुष्यों के द्वारा शोषण होता है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा क्या लिख लीजिए यहाँ पे? घृणा का जन्म। ठीक है। एक सर्वहारा और इसके बीच, मनुष्य और मनुष्यों के बीच में क्या घृणा उत्पन्न होती है कि एक के पास क्या है? अधिक धन है और दूसरे के पास धन नहीं है। हिंसा को बढ़ावा देता है। इसको बढ़ावा देता है, हिंसा को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे कि बताया था कि ए मान लीजिए क्या है? बुर्जुआ वर्ग है और बी क्या है? सर्वहारा वर्ग है। तो दोनों में क्या उत्पन्न हो जाएगा? हिंसात्मक संघर्ष उत्पन्न होगा, जिस कारण समाज में क्या इक्वलिटी आएगी। ऐसा किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने। जबकि महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था? जो ए के पास अधिक धन है और बी के पास कम धन है, तो ए के पास जो अधिक धन है वो उसका क्या घोषित कर ले? अपने आप को ट्रस्टी घोषित कर ले। क्या न्याय सीता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा? वो ट्रस्टी घोषित कर ले और इस पर किसको नियंत्रण दे दे? वो बी को नियंत्रण दे दे। किसके आधार पर? यदि उनको आवश्यकता है तो वो इस ट्रस्ट का उपयोग कर सकते अपने उत्पादन के लिए। ठीक है, किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने। इस प्रकार क्या है? वर्ग संघर्ष की स्थिति में क्या कौन सा साधन बताया इन्होंने? अहिंसा का साधन बताया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। क्लियर। चौथा लिख लीजिए यहाँ पे, विरोध का सिद्धांत। ठीक है, विरोध का सिद्धांत क्या बोलता है कि यह वर्ग संघर्ष सहयोग के स्थान पर विरोध की बात करता है। यहाँ पे एक वर्ग में क्या होगा? सहयोग होगा और दूसरे वर्ग में विरोध होगा। दोनों की क्या होंगे? विरोधाभास होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे दोनों के विचारों में। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा? विरोध की उत्पत्ति होगी। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए आप, संगठन की प्रेरणा है ये। इसकी संगठन की प्रेरणा, यानी कि पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्या बनाता है? एक संगठन बनाता है। कौन? सर्वहारा वर्ग। क्लियर। इसके पश्चात क्या है? वर्ग विहीन समाज की काल्पनिकता है। ये जो सिद्धांत बोल रहे हैं कि वर्ग नहीं होगा, संघर्ष के बाद वर्ग नहीं होगा, तो वर्ग विहीन समाज की संकल्पना। जबकि ये क्या है? आधार संकल्पना है केवल, कि समाज में कोई वर्ग नहीं होता। जबकि जो अधिनायकवाद बोलता है ना, इसका वर्ग संघर्ष का जो हमने चौथा पॉइंट देखे, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे वर्ग का निर्माण करने लगता है। ठीक है। इस प्रकार क्या है? आप इसके क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक। और पूंजीवादी का विनाश असंभव है। ठीक है, आप पूंजीवाद को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास पहले से इतनी संपत्ति है कि आप यदि उससे 100 रुपए भी लेंगे तो उसे आता है कि किस प्रकार वो अपनी संपत्ति का सृजन पुनः कर सकता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका आलोचना। ठीक। इसके पश्चात कंक्लूजन लिखना है। और अब देख लेते हैं कि मार्क्स ने मानव इतिहास के युगों को ध्यान में रख करके वर्ग को 4 प्रकार के वर्ग बताए। ये 2 मार्कर में पूछ सकता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला वर्ग जो होगा, नाम लिख लीजिए आप उसका, आदिम साम्यवादी समाज। आदिम साम्यवादी वर्ग। ठीक है। दूसरा प्रकार लिख लीजिए आप इसमें, दासत्व समाज वर्ग। दासत्व समाज वर्ग। तीसरा लिख लीजिए आप इसमें, सामंतवादी समाज वर्ग।
सामंतवादी समाज वर्ग, और चौथा लिख लीजिए आप इसमें पूंजीवादी समाज वर्ग। ठीक है, ये किसने बताया था? कार्ल मार्क्स ने। ऐतिहासिक मनुष्यों को जो इतिहास रहा है उसके आधार पर उन्होंने वर्ग को चार भागों में विभाजित किया। पहला क्या? आदिम साम्यवादी, दूसरा क्या? दासत्व का, और तीसरा क्या? सामंतीवादी, और चौथा क्या? पूंजीवादी वर्ग। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, हमारे जो ऑप्सिस है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप? हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस 2024 न्यू कंटेंट से। वहाँ पे अभी पेपर फोर्थ, पेपर फर्स्ट का ज्योग्राफी और समाज शास्त्र की सिनॉप्सिस डल चुके हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय